हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शास्त्रीय विचारकों के अध्ययन की कड़ी में दुर्खीम को पढ़ने के बाद, अगस्त काम्ट को पढ़ने के बाद, हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ने के बाद आज हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। समाजशास्त्र के तीन प्रमुख स्तंभों में, जिसमें से कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम और मैक्स वेबर आते हैं, उनमें कार्ल मार्क्स एक प्रमुख पायदान है। तो आइए आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत और अवधारणाएं कई हैं। उन्होंने समाजशास्त्र को समृद्ध किया है, इसलिए एक वीडियो में नहीं होगा, कम से कम 2 या 3 वीडियो या 4 वीडियो में इनका पूरा अध्ययन समाप्त होगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स का जीवन काल 1818 से 1883 तक रहा है। लगभग 65 वर्षों का जीवन काल इनका रहा है। अपने 65 वर्षों के जीवन काल में इन्होंने विश्व में एक ऐसा स्थान बनाया है जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इनके संक्षिप्त परिचय के रूप के बारे में जानते हैं। ये सच है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की नींव उनके पूर्ववर्ती विचारकों ने रख दी थी, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं निकाल सकते कि कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं मौलिक नहीं थे। कार्ल मार्क्स के विचारों की असली महानता उनकी संयोजन शक्ति है, सिंथेटिक पावर है। यानी कि उन्होंने उस समय के विचारकों के जो अलग अलग विचार थे उनको जोड़ करके एक नया और शक्तिशाली दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स एक महान समाजशास्त्री थे, महान समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और क्रांतिकारी भविष्यवक्ता थे। इन्होंने संपूर्ण विश्व को एक ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा दी थी जिसके कारण उन्हें अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के महान शिक्षक और नेता के रूप में देखा जाने लगा। कार्ल मार्क्स समाजशास्त्र के इतिहास में सबसे विवादित व्यक्ति रहे हैं। कई विद्वान उन्हें समाज विज्ञान का गैलीलियो कहते हैं या डार्विन कहते हैं। जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री जी गुरविच हैं, ये इनको समाजशास्त्रियों का राजकुमार पुकारते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपनी रचनाओं में कभी भी समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आज हम देखें समाजशास्त्र को, उसके इतिहास को, आधुनिक समाजशास्त्र को भी देखें तो उनके योगदान के बिना आधुनिक समाजशास्त्र अधूरा है। कहने का मतलब इतने महत्वपूर्ण है। उन्होंने कभी भी समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनके जो दृष्टिकोण हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, समाजशास्त्र में विस्तृत रूप से पढ़े जाते हैं। अर्थात समाज को समझने के लिए, समाज को एक नए दृष्टिकोण से समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि लास्की कहते हैं कि कार्ल मार्क्स, लास्की ने कहा है कि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद के प्रणेता हैं। वैज्ञानिक समाजवाद एवं साम्यवाद के प्रणेता हैं, ऐसा लास्की कहते हैं। आज हम देखें तो जो मार्क्स का विचार है, मार्क्स के विचारों को लेकर के आज विश्व 2 शिविरों में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक है लाल शिविर, एक है लाल शिविर, जिसमें पूर्व सोवियत संघ, चाइना, पूर्व पोलैंड और क्यूबा जैसे साम्यवादी देश हैं, जहां मार्क्स को ईश्वर के रूप में समझा जाता है, उनको ईश्वर तुल्य माना जाता है, मतलब माना जाता था और आज भी समझा जाता है। कि जो दूसरा शिविर है या दूसरा जो धड़ा है विश्व का, वो है पूंजीवादी धड़ा, जिसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस आदि जैसे जो पूंजीवादी देश हैं वो आते हैं, जहां कार्ल मार्क्स को एक शैतान के रूप में चित्रित किया जाता है। तो ऐसा परस्पर विरोधी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को जन्म देने वाले मार्क्स के विचारों की कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता। जैसे कि मैक्सी कहते हैं अपनी किताब पॉलिटिकल फिलॉसफीज में, वो कहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में शांत चित्त से लिखना बहुत ही कठिन है जिसे एक और करोड़ों लोग ईश्वर के रूप में पूजते हों। मार्क्स को एक और ईश्वर के रूप में पूजते हों और दूसरी ओर करोड़ों लोग उसे शैतान के रूप में देखते हों। तो मार्क्स की प्रशंसा और उनकी आलोचना, उनका विरोध की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा विश्व 2 धड़ों में बटा हुआ है। इनके जीवन परिचय के बारे में हम इनके जीवन परिचय को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइनलैंड के ट्रियर शहर में हुआ था। अर्थात इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। राइनलैंड एक क्षेत्र है, प्रदेश है, उसके ट्रियर शहर में हुआ था। और इनके पिता जो है एक अच्छे वकील थे
और इनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। ये जन्म से यहूदी थे, यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। उस समय जो मार्क्स का जन्म स्थान था ट्रियर, इसको प्रिंस आर्क बिशप का केंद्र माना जाता था। लेकिन जब 19वीं शताब्दी के आरंभ में नेपोलियन का अधिकार हो जाता है ट्रियर शहर पर, तो वहां जो जैसे आर्क बिशप का जो केंद्र था, उसमें यहूदियों के ऊपर बहुत सारी नागरिक नियोग्यताएं लागू कर दी गई थी। उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। बाद में नेपोलियन का अधिकार होता है तो कुछ नियोग्यताएं कम होती हैं और यहूदियों को भी विभिन्न व्यवसाय को करने के लिए छूट मिल जाती है। लेकिन जब वियना में नेपोलियन की हार हो जाती है, तो उस परिस्थिति में जो राइन प्रांत है, जो राइनलैंड है जर्मनी का, उसे प्रसा को सौंप दिया जाता है, प्रसिया को। और इस प्रकार से जो वहां के यहूदी थे वो फिर जो है नागरिक अधिकारों से वंचित होने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में जो इनके पिता हैं, इनका जो परिवार है, वो ईसाई धर्म ग्रहण करता है। इनके पिता ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो इनका ये जो घटना घटित होती है उनके जीवन में, इसका भी उनके वैचारिक दृष्टिकोण पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जो कि उनका धर्म के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। और कार्ल मार्क्स ने, इनके पिता वकील थे तो इनको कानून की पढ़ाई पढ़ाना चाहते थे। इनके पिता ने इनको वान विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाया कानून में ला करने के लिए। उससे पहले की जो शिक्षा थी वह ट्रियर में ही इनकी हुई थी, जिम्नेजियम स्कूल में। लेकिन क्या हुआ कि बोन विश्वविद्यालय में इसको छोड़ करके इन्होंने कुछ दिन के बाद बर्लिन विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई पढ़ना शुरू किया। और बर्लिन विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना मार्क्स के लिए, उनके जीवन के लिए एक नया मोड़ सिद्ध होता है। क्योंकि जब वे बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं तो तब तक हीगल की मृत्यु तो हो चुकी रहती है, लेकिन हीगल का प्रभाव उनके अनुयायियों पर बहुत विशेष रूप से पड़ा रहता है और ये भी हीगल से, उनके विचारों से प्रभावित होने लगते हैं। और यही बर्लिन विश्वविद्यालय में ही एक विचारक थे जो कानून के ही प्रख्याता थे, शेवी, इनसे भी प्रभावित होते हैं। और ऐतिहासिक अध्ययन, जो मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद वगैरह है, जो ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर इन्होंने अपने विचारों को दिया है, तो जो ऐतिहासिक अध्ययन है ये शेविगनी से प्रभावित होते हैं, जो कानून के विधिवेत्ता थे, जो वहां पढ़ाते थे। और जो समालोचना का जो उनका मतलब वैचारिक दृष्टिकोण पैदा हुआ, वो वहीं पर एक शिक्षक थे गेंस, उनकी वजह से वो प्रभावित हुए। मार्क्स जब यहाँ कानून की पढ़ाई पढ़ रहे थे तो इसी दरमियान साथियों के साथ हीगल के विचारों पर घंटों बहस करते रहते थे। और इसी वजह से धीरे धीरे इनकी रुचि जो है इतिहास और दर्शन शास्त्र में भी हो जाती है। तो बर्लिन विश्वविद्यालय इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद ये 1841 में वहां से भी जेना विश्वविद्यालय में जाते हैं और जेना विश्वविद्यालय से इन्होंने दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है कि बर्लिन विश्वविद्यालय में हीगल से प्रभावित होकर के वो इतिहास के प्रति, दर्शन शास्त्र के प्रति प्रभावित होते हैं और आगे चल करके उन्होंने फिलॉसफी में ही अपनी पीएचडी पूरी की। और उनकी जो पीएचडी थीसिस का नाम था, या जो उनकी पीएचडी का टॉपिक था, वो था डेमोक्राइटस तथा एपिक्यूरस, डेमोक्राइट्स एंड एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भिन्नता। ये इनका पीएचडी का टॉपिक था जिस पर उन्होंने अपनी पीएचडी की। और एपिक्यूरस, जिसमें नाम, ये जो एपिक्यूरस है, इनका जो दर्शन था वो भौतिकवाद में विश्वास इनका था और नास्तिकता में भी इनका विश्वास था। तो इनका भी प्रभाव मार्क्स पर पड़ता है, जो उनके दर्शन में, उनके विचारों में दिखाई पड़ता है। और इसी वजह से मार्क्स ने स्वयं भी धार्मिक विश्वासों का विरोध करना शुरू कर दिया था। और 1841 में ही इनका जो विद्यार्थी जीवन है वो समाप्त होता है। और उसके बाद उनकी जो बचपन की एक मित्र थी, 1843 में उससे वो विवाह करते हैं, जिसका नाम जेनी वाल वेस्टफेलन था। और यही वो सन था 1843 में जब मार्क्स ने जर्मनी का जो प्रतिक्रियावादी वातावरण था उसको छोड़ करके पेरिस जाने का फैसला करते हैं और वो पेरिस चले जाते हैं। 1843 में वो पेरिस चले जाते हैं और ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध होता है, जहां पर उनकी मुलाकात 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से होती है, जो उनके जीवन भर के सबसे करीबी मित्र थे और सहयोगी थे। और जर्मनी को छोड़ करके जब 1843 में मार्क्स पेरिस चले जाते हैं
तो उनके बौद्धिक विकास का एक नया युग स्टार्ट होता है, क्योंकि उस समय जो पेरिस था वो सामाजिक, राजनीतिक और कलापूर्ण गतिविधियों का केंद्र बन चुका था और पूरे यूरोप के जो सुधारवादी थे, जो क्रांतिकारी विचारों वाले जो बुद्धिजीवी थे, वो वहीं पर एकत्रित होने लगे थे और वो उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। और यही वो समय था जब वे मार्क्स सुधारवादी और समाजवादी सिद्धांतों का गहन अध्ययन प्रारंभ उन्होंने कर दिया और यहीं पर वे प्रोधो से भेंट होती है, उनकी प्रोधो या प्रूधो, जिन्होंने लिखा था कि प्रूधो ने व्हाट इज प्रॉपर्टी, उनकी एक पुस्तक थी जिसमें उन्होंने लिखा था संपत्ति क्या है। तो संपत्ति और कुछ नहीं बल्कि चोरी होती है, ऐसा उन्होंने बताया था। और इनका जो दर्शन था वो आधारित था फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी या फिलॉसफी ऑफ माइजरी, फिलॉसफी ऑफ माइजरी या पॉवर्टी। तो प्रोधो ने कहा संपत्ति और कुछ नहीं बल्कि चोरी होती है, व्हाट इज प्रॉपर्टी में उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया था। और वे व्यक्तिगत रूप से जब प्रोधो से मिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोधो के साथ उनकी मित्रता एक लंबे समय तक चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्क्स ने कुछ समय बाद अपनी पुस्तक इनसे विरोध में, फिलॉसफी ऑफ माइजरी या फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के विरोध में, उन्होंने मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी, मिजरी ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की दुर्दशा या दरिद्रता का दर्शन, दर्शन की दरिद्रता, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी इन्होंने लिखी मार्क्स ने प्रूधो के विरोध में। प्रूधो के फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी या फिलॉसफी ऑफ मिजरी की जगह उन्होंने पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी या पॉवर्टी ऑफ माइजरी लिखी, दर्शन शास्त्र की दुर्दशा, क्योंकि उनका आरोप था कि जो प्रोधो ने ऐतिहासिक घटनाओं की विवेचना की है उसमें भौतिक शक्तियों के द्वंद्व को बहुत गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से जब मार्क्स पेरिस गए तो उन्होंने कई सारे विचारकों उन्हें कई सारे विचारकों से मिलने का मौका मिला, जिसमें प्रोधो हैं, लुइस ब्लैंक है, फोरियर हैं, सेंट साइमन के विचारों का अध्ययन करने का मौका उनको मिला। और वहीं पर मार्क्स ने इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं, सिस्मोंडी जैसे उग्र सुधारवादी आलोचकों के विचारों का इन्होंने अध्ययन किया और उनके विचार यहीं से बनते हैं, उनकी जो विचारधारा है यहीं से मोड़ लेती है। और मार्क्स के बारे में कहा जाता है उनका जीवन बहुत कठिन था। मार्क्स ने अपना अधिकांश जीवन अपने विचारों के कारण, उनके जो उग्र विचार थे, उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण उनका जीवन जो है निर्वासन में और गरीबी में व्यतीत हुआ है। वह हमेशा से शोषित मजदूर वर्ग के हक के लिए लड़ते रहे और 1883 में 65 वर्ष की आयु में उनका निधन होता है। तो इस प्रकार से मार्क्स का जो जीवन था बहुत ही कठिन था। कहा जाता है कि इतनी दरिद्रता थी, उनकी इतनी गरीबी थी उनके पास कि 1856 में उनके 3 बच्चों में से एक की कुपोषण के कारण मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार के लिए काफिन तैयार करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। साथियों की सहायता से ही उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया जा सका। और उन्होंने गरीबी को दूर करने के लिए कई जगह भटकते भी रहे, जैसे उन्होंने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में काम किया और उनकी एक पत्रिका राइनिश जाइटुंग और न्यू राइनिश जाइटुंग, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई उन्होंने सब में लिखा। और उसके बाद वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल हुए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, और एक पार्टी की विचारधारा भी उन्होंने लिखी, जिसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से जो कार्ल मार्क्स का जीवन बहुत ही कठिन था, बहुत ही गरीबी में, बहुत ही कठिन जीवन में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था, निर्वासन में बिताया। जगह जगह उनको देश निकाला मिलता गया। जर्मनी से फ्रांस गए, फ्रांस से फिर पेरिस से फिर उनको क्या कहते हैं ब्रुसेल से भेजा गया, ब्रुसेल से भी उनको निकाल दिया गया। फिर वो लंदन गए, ब्रिटेन के लंदन गए और लंदन में ही वो लास्ट तक रहे और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि मृत्यु के समय जो है उनकी अंतिम संस्कार के समय बहुत कम लोग थे, गिने चुने लोग थे, उनके उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इस प्रकार से मार्क्स का जीवन कठिन था, लेकिन उनके विचार आज भी पूरे विश्व में जो है प्रचलित हैं और बिना उनके विचारों को कोई नकार नहीं सकता है। उनकी आलोचना हम कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नकारा नहीं जा सकता। कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाओं के बारे में हम
जानने की कोशिश करते हैं, एक एक करके उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें पहला द होली फैमिली। तो मार्क्स ने जब बर्लिन विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए प्रवेश लिया, उस दरमियान हीगल की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बाद में हीगल के अनुयायियों के मध्य जो है हीगल के विचारों के बारे में डिस्कशंस होते रहते थे। तो उनके जो अनुयायी थे, हीगल के जो अनुयायी थे, उनके विचारों को मार्क्स ने इस पुस्तक में समेट करके एक पुस्तक का रूप दिया था, जिसको उन्होंने द होली फैमिली, उसको पवित्र परिवार मानते हुए हीगल के जो अनुयायी थे, मतलब हीगलवादी विचारधारा, हीगल विचारधारा से प्रभावित लोगों के विचारों को, उसको एक परिवार मानते हुए हीगल के दर्शन की विस्तृत विवेचना इसमें की गई है। बाद में उनके जो अनुयायियों के बीच, हीगल के अनुयायियों के बीच मतभेद हो जाता है, जिससे बाद में पुस्तक ज्यादा नहीं चलती है। तो मार्क्स की जो सबसे पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई वो होली फैमिली है। द जर्मन आइडियोलॉजी, ये 1845 में भी लिखी गई। मार्क्स की सबसे पहली पुस्तक इसे माना जाता है, लेकिन ये प्रकाशित नहीं हो पाई थी, मार्क्स की मृत्यु के बाद प्रकाशित होती है। और इसी पुस्तक में उन्होंने पहली बार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तो मार्क्स ने जब फ्रेडरिक एंजल्स से मिलते हैं, उसके बाद उनके विचारों से प्रभावित करके और जो उनका वैचारिक दृष्टिकोण बनता है वो पूरे जीवन की भाग दौड़ में, तो वो अपने विचारों को सबसे पहले जर्मन आइडियोलॉजी में लिखते हैं। लेकिन ये उनके जीवित रहते हुए ये पुस्तक प्रकाशित नहीं होती है, बाद में प्रकाशित होती है। तो जर्मन आइडियोलॉजी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो सबसे पहले लिखी गई थी, लेकिन सबसे पहले प्रकाशित होने वाली पुस्तक है द होली फैमिली। उसके बाद जिसके बारे में भी चर्चा पहले हम कर रहे थे, द मिजरी या पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, इसमें उन्होंने क्रोधों की आलोचना की है और इसमें पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों का वर्णन किया है तथा श्रमिकों के वास्तविक कष्टों का भी वर्णन इसमें किया गया है, द मिजरी या पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में। प्रूदो की किताब के बारे में हमने इससे पहले चर्चा की, व्हाट इज प्रॉपर्टी, प्रूदो ने लिखी थी। और उसके बाद द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स को प्रसिया भेज दिया गया था। उस दरमियान उन्होंने अपनी पत्रिका राइनिस जाई, इसको हम कह सकते हैं राइन बजट नामक पत्रिका में प्रसिया और पूरे जर्मनी में पाए जाने वाले जो भी उस समय राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न हो रहे थे, उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए इनको वहां से भी निष्कासित कर दिया गया था। और ऐसी स्थिति में मार्क्स जो है ब्रुसेल्स चले जाते हैं, यहीं से ब्रुसेल्स जाते हैं और वो एक ब्रुसेल्स में मार्क्स ने एक जर्मन श्रमिकों की एक शैक्षणिक समिति बनाते हैं और बाद में इसको कम्युनिस्ट लीग, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, से इस समिति को, इस शैक्षणिक समिति को जोड़ते हैं और अपने को इसी कम्युनिस्ट लीग से ये अपने को संबद्ध करते हैं। कम्युनिस्ट लीग ने मार्क्स को एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने के लिए दस्तावेज का काम सौंपा। कम्युनिस्ट लीग ने कहा मार्क्स से कि एक दस्तावेज तैयार करिए जिसमें हमारे द्वारा जो हमारे लक्ष्य और हमारी जो विचारधारा है, हमारे जो विश्वास है, उसको स्पष्ट किया जा सके। इसके लिए कम्युनिस्ट लीग ने एक काम सौंपा और एंगल्स ने कुछ पहले इस पे काम किया था और मार्क्स ने उसी विचारधारा और लक्ष्य और विश्वास के अनुक्रम में उसको एक नया रूप दे करके मार्क्स ने जो एक दस्ता तैयार किया जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो कम्युनिस्ट लीग के लिए मार्क्स ने एक दस्तावेज तैयार किया था, वही द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कहा गया और ये पुस्तक 1848 में प्रकाशित हुई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जिसमें इसी किताब में मार्क्स ने लिखा है कि आज तक का, दुनिया का आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये जो कोट लाइन है ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है। वर्ग क्या है, वर्ग संघर्ष क्यों होते हैं, इस सब पे चर्चा की है। और इसी पुस्तक में उन्होंने सर्वहारा वर्ग की क्रांति के बारे में चर्चा की है। इसी पुस्तक में उन्होंने पूंजीवादी समाज के अंत की भी बात की है और इसी पुस्तक में उन्होंने वर्ग विहीन समाज की, जब पूंजीवादी समाज का विनाश होगा, वो मतलब क्रांति के बाद पूंजीवादी समाज का विनाश होगा और एक नया समाज आएगा साम्यवाद, जो कि बाद में वर्ग विहीन समाज में बदलेगा। तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना इस पुस्तक की प्रमुख विषय वस्तु होती है। इसकी जो प्रमुख विषय वस्तु ये है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग की क्रांति
और पूंजीवादी समाज का अंत, वर्गविहीन समाज की स्थापना, इन सब चीजों की चर्चा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दी गई। तो मार्क्स का बहुत सारा विचार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से लिया गया है और इसको साम्यवादियों की आचार संहिता भी कहा जाता है। कहने का मतलब एक विचारधारा, जो साम्यवादियों की विचारधारा है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दर्ज है, इसलिए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र इसको कहा जाता है। और इसके बाद 1848 में जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुई तो जर्मनी में क्रांति की दशाएं पैदा होती हैं और मार्क्स पुनः जो है फ्रांस के राइनलैंड लौट आते हैं और फिर उन्होंने एक उग्र सुधारवादी समाचार पत्र निकालते हैं जिसका नाम न्यू राइनिश जाइटुंग या न्यू राइन गजट के संपादक के रूप में ये काम करना शुरू करते हैं। इसके संपादक होते हैं और जब जर्मनी में क्रांति असफल हो जाती है तो मार्क्स को एक बार फिर देश निकाला दे दिया जाता है, फ्रांस से फिर वो निकाल दिए जाते हैं और फिर वे लंदन जाकर के बस जाते हैं, फ्रांस से चले जाते हैं और शेष का जीवन वो लंदन में व्यतीत करते हैं। और यही वो समय है, लंदन में आने के बाद मार्क्स ने कुछ प्रमुख पुस्तिकाएं उन्होंने लिखे, पुस्तकें लिखी जिसमें क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, जब फ्रांस से देश निकाला होता है उनको और वो लंदन पहुंचते हैं तो क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस नामक किताब लिखते हैं जो 1850 में प्रकाशित होती है। और यहीं पर मार्क्स को एक सामाजिक इतिहासवेत्ता के रूप में देखा जाने लगता है और ये ब्रिटिश संग्रहालय में, इसके बाद ब्रिटिश संग्रहालय में मार्क्स ने जो उसका रीडिंग रूम है ब्रिटिश संग्रहालय का, उसकी सदस्यता ले लेते हैं और सुबह से शाम तक, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक वो प्रतिदिन उसी ब्रिटिश संग्रहालय के रीडिंग रूम में अध्ययन करते हैं लगातार और यही लंबे समय तक रहते हैं उनका जो परिवार है एंगल्स की दोस्ती के साथ। और कम से कम 10 से 15 वर्षों की मेहनत के बाद, अध्ययन करने के बाद उनकी एक नई किताब आती है दास कैपिटल। हाँ, इसमें सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की घोषणा करते हैं क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पुस्तकों में से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस विचारधारा का या इस सिद्धांत को किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक में इसकी विवेचना की गई है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि सभी पुस्तकों में किन किन बातों की चर्चा कार्ल मार्क्स ने की है उस पर थोड़ी बहुत चर्चा की जाए। तो 10 से 12 वर्षों की मेहनत के पश्चात ब्रिटिश संग्रहालय के रीडिंग रूम में मार्क्स ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक बाद में लिखी जो उसको कि दास कैपिटल कहा जाता है। उसके पहले इन्होंने एक पुस्तक लिखी ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसको मार्क्स की आगामी पुस्तक दास कैपिटल के प्रथम खंड की संक्षिप्त रूपरेखा भी कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि देख, एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये दास कैपिटल के जो प्रथम खंड है, दास कैपिटल 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी, उसका जो प्रथम खंड है उसकी संक्षिप्त रूपरेखा भी इसको कहा जा सकता है कि दास कैपिटल में के प्रथम खंड में जो बातें लिखी गई हैं वो सबसे पहले एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में मार्क्स द्वारा कही गई हैं। और इसी पुस्तक में उन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत को विस्तार से स्पष्ट किया था। आर्थिक निर्धारणवाद क्या है, आगे हम अवधारणाओं के रूप में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आर्थिक निर्धारणवाद एक ऐसा विचार है जिसमें यह माना जाता है कि समाज की जो आर्थिक व्यवस्था है वो आधार का काम करती है और सारी समाज की सामाजिक व्यवस्था आर्थिक प्रणाली पर टिकी होती है। आर्थिक प्रणाली पर ही धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रणाली टिकी होती है। तो मतलब समाज का सब कुछ आर्थिक प्रणाली द्वारा निर्धारित होता है। इसी को आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत कहा जाता है। मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी माना जाता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और एक पुस्तक मार्क्स ने जो है और लिखी थी मूल्य, कीमत और लाभ 1865 में। उसके बाद जो जिसके बारे में हमने चर्चा किया कि ब्रिटिश संग्रहालय के रीडिंग रूम में 10 से 12 वर्षों की अथाह मेहनत के पश्चात उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक जिसको कि साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को साम्यवादियों की आचार संहिता कहा जाता है, दास कैपिटल को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ये थोड़ा बहुत माइनर अंतर ध्यान रखें। तो दास कैपिटल उन्होंने 10 से 12 वर्षों की मेहनत के पश्चात लिखी जिसका प्रथम खंड 1867 में प्रकाशित होता है। मार्क्स के जो ये दास कैपिटल के जो 2 अन्य खंड थे,
खंड दास कैपिटल सेकंड, दास कैपिटल थर्ड, जो कि मार्क्स की मृत्यु के बाद एंजल द्वारा प्रकाशित कराए गए, मार्क्स के जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाए। खंड दूसरा जो है 1885 में और खंड तीसरा 1895 में मार्क्स की मृत्यु के बाद प्रकाशित होता है। जो दास कैपिटल है ये मार्क्स के विचारों का हृदय है। इसमें सर्वहारा वर्ग के शोषण, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या सरप्लस थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू क्या है, साम्यवादी क्रांति, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, इसको स्पष्ट किया गया है। और इसमें जो सबसे कोट लाइनें बार बार पूछी जाती है, इसी पुस्तक में लिखा गया है कि पूंजीवाद के विनाश के बीज उसके गर्भ में ही छिपे हुए हैं। कहने का मतलब ये जो कोट लाइन है ये दास कैपिटल से ली गई है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसका ध्यान रखें। इसके बाद मार्क्स की जो अंतिम पुस्तक थी उस पर चर्चा करते हैं। मार्क्स की अंतिम पुस्तक द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ये मार्क्स की अंतिम पुस्तक है। ये क्या है, मार्क्स का जो दास कैपिटल है वो पुस्तक कई भाषाओं में अनुदित भी होती है। मार्क्स जो है एक वैश्विक मतलब अंतर्राष्ट्रीय विचारक के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसके पश्चात में 1800 में जो लेस्ली, जो कि ब्रिटिश समाजवाद, अपने को ब्रिटिश समाजवाद का मसीहा मानते थे, सॉरी जर्मन समाजवाद का, ये जो लेस्ली हैं ये जर्मन समाजवाद का प्रणेता अपने आप को कहते थे। ये बात अलग है कि कार्ल मार्क्स के विचार, मार्क्स ऐसा मानते थे कि मेरे ही विचारों को तोड़ मरोड़ करके अपने निजी विचारों के रूप में प्रस्तुत करते थे, इसीलिए मार्क्स इनको रोमानी या भावुक समाजवादी कहते हैं। तो 1875 में मार्क्स और लेस्ली के अनुयायी, इनके जो अनुयायी हैं, इन्होंने एकजुट होकर के गोथा के सम्मेलन में एक संयुक्त समाजवादी पार्टी की स्थापना की। और मार्क्स ने इस पार्टी को दिशा निर्देश देने के लिए जो कई सारे समालोचनात्मक निबंध लिखे, ये पुस्तक उसी पर आधारित है, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। गोथा के सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है और उस पार्टी को दिशा निर्देश देने के लिए मार्क्स ने कई समालोचनात्मक निबंध लिखे, इसी को क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम कहा जाता है। अब कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, जो उनके विचार हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनका स्रोत क्या था। ये सत्य है कि किसी भी विचारक का दृष्टिकोण या उसके जो विचार है उस समय की परिस्थितियों से उद्भूत होते हैं, और मार्क्स भी इससे छूते नहीं थे। मार्क्स की तो पूरा सिद्धांत भी इसी पे निर्धारित है कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है, लेकिन परिस्थितियां उसकी बनाई हुई नहीं होती हैं। तो मार्क्स के जो चिंतन का स्रोत है वो उस समय की परिस्थितियों पर आधारित है। जैसे कि मार्क्स का जो धर्म विरोधी विचार है, जैसे मार्क्स ने कहा कि धर्म एक अफीम है जो व्यक्तियों को नशे में कर देती है। धर्म से आबद्ध व्यक्ति जो है वैचारिक दृष्टि से हीन हो जाता है, चाहे विचारों, उसकी जो बुद्धि है कमजोर हो जाती है, वो किसी प्रकार की सोच नहीं रखता, वो आंदोलन नहीं करता है, वो अपनी स्थिति को सुधारना नहीं चाहता है। तो धर्म विरोधी विचार क्यों दिया मार्क्स ने, उसमें उस समय की जो जर्मनी की दशा थी वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने बताया है कि जो राइनलैंड था, जहां पर मार्क्स का जन्म हुआ, ट्रियर शहर, वहां पर आर्क बिशप का पहले शासन था। तो आर्क बिशप ने यहूदियों का पूरी तरह शोषण किया। वहां की जो परिस्थितियां थी वो यहूदियों के लिए अच्छी नहीं थी। नेपोलियन का जब अधिकार हो जाता है राइन प्रांत पर, तो कुछ स्थितियां यहूदियों की सुधरती हैं। उन्हें जो उनके ऊपर नागरिक नियोग्यताएं लागू की गई थी उसमें थोड़ी ढील दी जाती है। बाद में जब जर्मनी की वियना में जब नेपोलियन की हार हो जाती है, वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जब नेपोलियन की हार होती है, तो फिर जो है यहूदियों के लिए विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में पिता ने यहूदी धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, और यहीं से मार्क्स का जो धर्म संबंधी विचार है वो उद्भूत होता है। तो धर्म के प्रति जो विरोधी दृष्टिकोण है उस समय की परिस्थितियों के कारण है। मार्क्स औद्योगिक क्रांति से प्रभावित थे, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे, जो वहां की पूंजीवादी व्यवस्था थी। मार्क्स ने अपने वैचारिक जीवन का अधिकतर समय जो है लंदन, लास्ट का समय जो है अधिकतर लंदन में बिताया। वहां इंग्लैंड एक औद्योगिक क्षेत्र है, ब्रिटेन, वहां की जो पूंजीवादी व्यवस्था ही है, वहां पे जो दस्तकारों का, किसानों का, जो श्रमिकों की दशा थी, उसके कारण प्रभावित हुए, जिससे उनका जो ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और शोषण और बुर्जुआ और के बीच जो क्रांति के विचार है वो उद्भूत होते हैं। मार्क्स हीगल के द्वंद्व से प्रभावित थे।
ये बात अलग है कि उन्होंने उसमें परिवर्तन करके भौतिक विचारों भौतिकता पर आधारित उसको आधारित किया, द्वंद्व को भौतिक आधारों पर विश्लेषण किया, विचार से पदार्थ की ओर। तो हीगल के द्वंद्व से भी प्रभावित थे। उनका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है, वो हीगल के द्वंद्व पर आधारित है। प्रूदो का विचार, प्रूदो क्या कहते हैं कि राज्य के अधिक नियंत्रण से निम्न वर्गों की दशा में सुधार होगा, राज्य का अधिक से अधिक नियंत्रण हो। मार्क्स इनका विरोध करते हैं और दर्शन की दरिद्रता पुस्तक लिख करके इनके विचारों की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि राज्य के नियंत्रण की जगह गरीब शोषित वर्गों का तभी कल्याण होगा जब सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य होगा, राज्य का अधिक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मार्क्स तो वर्ग विहीन समाज की, राज्य विहीन समाज की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि राज्य जो है पूंजीपतियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई, उनके शोषण को वैध बनाने के लिए बनाई गई समिति होती है, उसके लाभ उनके पक्ष की आवाज उठाने के लिए होती है। तो इस प्रकार से, और जब मार्क्स इंग्लैंड गए तो वहां पे कई सारे समाजवादी थे जिससे मार्क्स प्रभावित होते हैं। का प्रभाव उन पर पड़ता है, इंग्लैंड के समाजवादियों का प्रभाव, जैसे संपत्ति के समान वितरण की आवाज उठाना। उस समय जो इंग्लैंड के समाजवादी थे उन्होंने समाज में संपत्ति के समान वितरण की आवाज उठाई थी, जिसमें रॉबर्ट ओवेन थे, एडम स्मिथ थे। वैसे एडम स्मिथ से प्रभावित थे जरूर, ये जो हस्तक्षेप की नीति इनकी थी, लेकिन उससे नहीं प्रभावित थे। लेकिन रॉबर्ट ओवन, एडम स्मिथ और रिकार्डो कहते हैं कि जो पूंजीपति हैं और जो मजदूर हैं, इनका जो हित है वो परस्पर विरोधी है। जो पूंजीपतियों का लाभ है और जो मजदूरों का लाभ है, ये परस्पर विरोधी हैं। तो इस प्रकार की बात करते हैं, पूंजीपतियों का लाभ और मजदूरी ये परस्पर विरोधी होते हैं। इससे भी मार्क्स प्रभावित हुए। और थॉमसन कहते हैं कि श्रमिकों को प्राप्त होने वाला श्रम मूल्य संबंधी विचार देते हैं, और इन सब से प्रभावित होकर के ही मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी दिया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स की कुछ प्रमुख सिद्धांत और अवधारणाएं हैं, जिसमें 4 प्रमुख सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और वर्ग की अवधारणा, और अलगाव का सिद्धांत, थियरी ऑफ एलिनेशन। कुछ प्रमुख अवधारणाएं भी हैं मार्क्स की जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और इन सब सिद्धांतों पर, इन सब अवधारणाओं के बारे में हम अगले वीडियो पर एक एक करके चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, मार्क्स के सिद्धांत में उसका क्या योगदान है, किस प्रकार से अवधारणाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। इन सब पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। मार्क्स की जो और महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनका प्रयोग मार्क्स ने किया, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ट्रू कॉन्शसनेस एंड फॉल्स कॉन्शसनेस, सत्य चेतना एवं छद्म चेतना, स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, श्रम का वस्तुकरण, कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर, श्रम का अवस्तुकरण की बात भी करते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत, आर्थिक निर्धारणवादी है मार्क्स। मार्क्स सामाजिक व्यवस्था की विवेचना में वो अधोसंरचना और संरचना की बात करते हैं। बेस स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो बेस स्ट्रक्चर है उसी पर सुपर स्ट्रक्चर आधारित है। जिस प्रकार की समाज की आर्थिक व्यवस्था होगी, उसी तरह से राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और शैक्षिक व्यवस्था उस समाज की उसी प्रकार से होगी। उस समाज का परिवार वैसा होगा, उस प्रकार की उस समाज की नैतिकता वैसी होगी। उसके बाद मार्क्स जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। जब वो बेस स्ट्रक्चर का विवेचन करते हैं तो उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन की बात और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात, इन सब ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। मार्क्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये मार्क्स की जो विशेष महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। लेबर पावर क्या है, पॉपुलराइजेशन क्या है, दरिद्रीकरण की अवधारणा, पोलराइजेशन की अवधारणा, ध्रुवीकरण की बात वो करते हैं, वर्गों में ध्रुवीकरण की बात करते हैं। पेटी बुर्जुआ की अवधारणा एंड लुम्पेन प्रोलेटरेट की अवधारणा, ये सब अवधारणाएं हैं जो मार्क्स के सिद्धांत को समृद्ध करती हैं। इन अवधारणाओं के संयोग से ही उनके संपूर्ण सिद्धांत का निर्माण होता है। इन सभी पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। और अब जीडीसी का भी एग्जाम होने वाला है, जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। प्री मेंस और इंटरव्यू होना है, और अब मेंस का जो एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव तरीके से होगा।
तो हमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करके ही सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। हमको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, सिद्धांतों को क्लियर करते हुए चीजों को पढ़ना होगा। किस प्रकार से हम किसी कॉन्सेप्ट को, किसी सिद्धांत को लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, 100 शब्दों में, 50 शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे, इस पर भी हम लोगों को विशेष ध्यान देना जरूरी है। हमको विस्तृत या एक सिस्टमेटिक एक थीम बनाते हुए अपना अध्ययन करना होगा। खंडित ज्ञान कभी पूरी तरह से सफलता नहीं दे सकता है। इसलिए हम एक एक सिद्धांत को, एक एक अवधारणा को अच्छे से पढ़ेंगे। अगले वीडियो तक आने तक विदा लेते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करेंगे।